हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 111 का 10th यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है थॉमस हॉब्स द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि जो सॉवरेनिटी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, अगर उसके हमने ओरिजिन्स को ट्रेस करके रखना हो तो हमें कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स की राइटिंग्स को पढ़ना पड़ता है, जिसमें निकोलो मैकियावेली, जीन बोदिन और थॉमस हॉब्स जैसे रिनोन्ड पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं। और यही लोग हमें एक बेसिक डेफिनेशन देते हैं सॉवरेनिटी की, जहाँ पर एक सॉवरन पावर या फिर सॉवरन अथॉरिटी होती है एक पर्टिकुलर स्टेट में। एग्जाम्पल में देखें तो सॉवरन, अगर हम इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ के लोग सॉवरन हैं। ये बिना किसी के दबाव में अपने आए आराम से कोई भी फैसला ले सकते हैं। वहीं अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें जो कि एक मोनार्की है, तो वहाँ पर सॉवरन पावर जो है वो सारी राजा के पास होती है। जो उसे सही लगता है वो वहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो यहीं से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सॉवरेनिटी है उसके ट्रेसेस हमें कुछ एंशिएंट पॉलिटिकल या मिडेवल एरा के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी राइटिंग में मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हॉब्स की सॉवरेनिटी की थियरी पे। तो हमने 9th यूनिट में केयरफुली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि लोग फियर ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से स्टेट ऑफ वॉर में चले जाते हैं, और इसी स्टेट ऑफ वॉर को एक्सकेप करने के लिए यहाँ पर लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है सॉवरन पावर की। लेकिन उससे पहले थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि हमें नीड क्यों है सॉवरन की, क्योंकि लोगों ने वॉलंटरी क्रिएशन किया है जहाँ लोगों की सहमति है, सब एक दूसरे से सहमत हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर जिएंगे, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगा, हार्मनी के साथ रहेंगे। तो इससे थॉमस हॉब्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अ सॉवरन पावर टू एनफोर्स इट, कि क्यों हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए सॉवरन पावर की ज़रूरत है। और इसी का आंसर देते हुए थॉमस हॉब्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, भले ही उसने वॉलंटरी क्रिएशन कर लिया हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जहाँ उसने अपनी सहमति जताई हो कि हाँ, मैं सभी के साथ सही व्यवहार करूंगा, हार्मनी के साथ रहूंगा, सोशल इविल्स को इरेडिकेट करूंगा, लेकिन थॉमस हॉब्स इस आर्ग्यूमेंट में ये कहते हैं कि ह्यूमन का नेचर है कि इसके दिमाग से कभी भी पावर हंगर नहीं जाने वाला, और इसी पावर हंग्री नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स की वजह से एक कांस्टेंट थ्रेट इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, जहाँ पर ये हमेशा खतरा बना रहता है कि भले ही हमने वॉलेंटरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो, लेकिन तब भी 4-5 लोग ऐसे निकलेंगे जिनके दिमाग में भी पावर का हंगर चल रहा होगा। और इसी फैक्ट को देखते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट जो है थॉमस हॉब्स इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर किसी की भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि हर कोई हमेशा फ्यूचर में इन सभी लॉज को फॉलो करेगा जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है। और इसी की गारंटी ना होते हुए यहाँ पर थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि हमेशा यहाँ पर इंस्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहेगी, और इसी इंस्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए देयर इज़ अ नीड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन पावर, या फिर एक सुप्रीम सॉवरन पावर, ताकि वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सके। और यहीं से सॉवरन निकल के आता है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ द सॉवरेनिटी, कि हमने सॉवरन तो खड़ा कर दिया, अब उसका नेचर क्या है। तो थॉमस हॉब्स ये एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि अगर हम दूसरे शब्दों में देखें कि अगर हमारे पास सॉवरेनिटी है, हम नोशन रखते हैं सॉवरेनिटी का, हाँ भाई हमारी जो स्टेट है वो सॉवरेनिटी के ऊपर बेस्ड है और एक कॉमनवेल्थ है, लेकिन बिना एक सॉवरन के वो कॉमनवेल्थ डेड है। जैसे कि एक इंसान जो है उसका शरीर तो है, मतलब वो सॉवरन तो है, लेकिन उसके पास अपनी आत्मा नहीं है, तो वो शरीर किसी काम का नहीं है। तो थॉमस हॉब्स इसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि भले ही हमने सॉवरन को क्रिएट कर दिया हो बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब तक जो लोग हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो एक सॉवरन को खड़ा नहीं करेंगे जिससे कि वो अपने कुछ राइट्स को उसके सामने सरेंडर करें, वो उसको कंसेंट दें कि वो उनकी लाइफ को यहाँ पर प्रिजर्व करने में उनकी मदद करेगा, तब तक उसका कोई काम नहीं है। तो जो सॉवरन है वो एक ऐसा सिंगल पर्सन या फिर एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके पास वो सारी पावर्स रहती हैं, जिसकी वजह से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने बनाए अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करके रखने के लिए, अपने राइट्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए, वहाँ वो लोग उस सॉवरन के सामने अपना कंसेंट देते हैं, अपने कुछ राइट्स को सरेंडर करते हैं, और यहीं से जो पावर है वो सॉवरन के पास चली जाती है, ताकि वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बाय फोर्स एनफोर्स कर सके जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद थॉमस हॉब्स ये कहते हैं
कि जो सॉवरन की पावर है वो परपेचुअल है, मतलब वो हमेशा के लिए है। उसकी पावर कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता और ना ही वो कभी भी उससे डिवाइड हो सकती है, और ये सारी पावर एब्सोल्यूट है। जहाँ पर थॉमस हॉब्स अपने सॉवरन को ये कहते हैं कि क्योंकि ये जो इंसान है वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सर्कल से बाहर है, तो इस पर किसी का भी बाउंडेशन नहीं है, वो किसी को यहाँ पर उसकी बातें मानने नहीं आया है। थॉमस हॉब्स ये आर्ग्यू करते हैं कि सॉवरन क्योंकि किसी से बाउंड नहीं है, तो बाय डेफिनेशन वो यहाँ पर अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। और जहाँ वो एस्टेब्लिश हुआ, वहाँ सिटीजन्स पर एक बाइंडिंग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लग जाता है कि वो सारी उन बातों को मानेंगे, सारी उन कमांड्स को मानेंगे जो कि सॉवरन यहाँ से बोलता है। उसके बाद जो हॉब्स की थियरी है सॉवरन की, वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये परपेचुअल पावर को होल्ड करके रखता है, तो सॉवरेनिटी जो है एक सॉवरन की, वो कोई भी उससे छीन नहीं सकता, और ना ही सॉवरन अपनी पावर को किसी के साथ शेयर कर सकता है। वहीं जो सॉवरन है वो अपने आसपास के लोगों को अपॉइंट कर सकता है ताकि उसे गवर्नेंस में हेल्प मिले, लेकिन उन लोगों को जिन लोगों को सॉवरन ने यहाँ पर अपॉइंट करके रखा है, उन लोगों के साथ वो सॉवरन कभी भी अपनी पावर को शेयर नहीं करेगा। बस वो उन्हें अपॉइंट इसलिए करेगा ताकि वो उसे कन्वीनियंस के तौर पर गवर्नेंस के कुछ आइडियाज दे सकें, एडवाइजेस दे सकें। उसके बाद जो एक सॉवरन है, एक कॉमनवेल्थ में हमेशा एक ही सॉवरन रहेगा। और जहाँ ये आर्ग्यू करते हैं हमारे थॉमस हॉब्स, वो ये कहते हैं कि अगर जहाँ एक से ज़्यादा यहाँ पर सॉवरन आ गए एक कॉमनवेल्थ में, तो उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को ख़त्म करने की सोचेगा और पावर को गैदर करने के बारे में सोचेगा। तो यहीं से जो थॉमस हॉब्स हैं वो ये चाहते हैं कि एक ही सॉवरन हो, ताकि वो उस सुप्रीम पावर को इनहेरिट करे विद इन द कॉमनवेल्थ, ताकि वो सारे उन पावर स्ट्रक्चर्स को क्वैश कर सके जो कि उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। उसके बाद थॉमस हॉब्स अपने सॉवरन को अनलिमिटेड पावर्स भी देते हैं, क्योंकि थॉमस हॉब्स का यह मानना था कि हमें एडवांस में नहीं पता कि एक कॉमनवेल्थ को चलाने के लिए कितनी पावर चाहिए। तो इसी से बचते हुए जो थॉमस हॉब्स हैं वो ये कहते हैं कि एक सॉवरन के पास अनलिमिटेड पावर्स होनी चाहिए, ताकि जिस भी चीज़ का उसे यूज़ करना हो उस पर किसी का रेस्ट्रेंट ना हो, किसी के वश में आकर वो ऐसा काम ना करे, इसलिए उसे सारी अनलिमिटेड पावर्स दे दो ताकि वो अपनी स्टेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रख सके। उसके बाद जहाँ ये पावर का रेस्ट्रिक्शन उस पे ऊपर लगाया जाता है, वहाँ थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि वो सॉवरन जो है, जहाँ उसके ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन लगा के रख दिया, वो स्टेट अब स्टेबल नहीं रहेगी, उसकी स्टेबिलिटी पर थ्रेट बनना चालू हो जाएगा बाय द राइवल पावर स्ट्रक्चर्स। जहाँ पर जैसे जैसे पावर स्ट्रक्चर्स और ज़्यादा स्ट्रांग होकर एमर्ज होना शुरू करेंगे, यहाँ एक एनार्की हो जाएगी, और एनार्की में हमेशा जो स्टेट ऑफ नेचर है वो वायलेंट बनती है, और फिर से हमारा वो लूप चालू हो जाएगा जहाँ पर एक दूसरे को लोग जो है वो मारने काटने की बातें करते हैं। उसके बाद जो थॉमस हॉब्स का सॉवरन है, वो ना ही किसी सॉवरन जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे कंस्ट्रेंट हो सकता है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स से। कहने का मतलब ये है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, उन लोगों का सॉवरन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बल्कि सॉवरन का उन लोगों पर अधिकार है, और ना ही कोई बाहरी ताकत सॉवरन को रोक सकती है। तो इवन दो अगर हम जनरल सेंस में भी देखें, तो जो थॉमस हॉब्स का सॉवरन है वो हमेशा परपेचुअल ही रहता है, एब्सोल्यूट रहता है, हर किसी के ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद अगर हम नेचुरल राइट्स की बात करें इन अकॉर्डेंस टू सॉवरन, तो थॉमस हॉब्स ये कहते हैं अपनी इस थियरी में, तो सॉवरन जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन से नेचुरल लॉज फॉलो होने चाहिए, और वही अल्टीमेट इंटरप्रेटर है उन नेचुरल लॉज का जो कि लोग फॉलो कर रहे हैं। उनके वर्ड्स में अगर हम देखें, तो एक सॉवरन ने जो भी शब्द बोला वो हो गया जस्टिस, और उस शब्द का पालन ना करने के लिए जो सिटीजन्स हैं वो उनको अनजस्ट घोषित किया जाएगा, और उसके बाद हम सोच ही सकते हैं उनका क्या हाल हो सकता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सॉवरन लॉज को इनेक्ट करता है, उसे लॉज से ऊपर रखा जाता है, वो सब्जेक्ट्स को अपनी विल के हिसाब से पनिश भी कर सकता है, लेकिन कोई उसे पनिश नहीं कर सकता सॉवरन को। तो ये जो पूरी थियरी है थॉमस हॉब्स की सॉवरेनिटी की, उसमें हमें पता लगता है कि किस तरीके से एक सॉवरन जो है वो किस तरीके की अनलिमिटेड पावर्स को इनहेरिट करके रखता है, जहाँ उसे जो सही लगे वो कर सकता है। किसी को अगर उसे लगे कि ये जो इंडिविजुअल है ये मेरे लिए खतरा बन सकता है, तो उसको ख़त्म भी वो कर सकता है। तो ये यहाँ पर हमें समझ में आता है थॉमस हॉब्स की सॉवरेनिटी की थियरी में। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉवरन पावर में। तो थॉमस हॉब्स तीन तरीके की सॉवरन अथॉरिटीज़ के बारे में बताते हैं।
फर्स्ट थियरी होती है इनकी मोनार्क की, जहाँ पर ये कहते हैं कि सॉवरन एक मोनार्क हो सकता है, जहाँ पर सॉवरन को जो उसकी पावर है वो एक सिंगल इंसान के हाथों में होगी। उसके बाद जो सॉवरन अथॉरिटी है वो एक एरिस्टोक्रेसी भी हो सकती है, जहाँ पर जो सॉवरन पावर है वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में भी शेयर की जा सकती है। और लास्टली डेमोक्रेसी है, जहाँ पर सॉवरन पावर आम लोगों के हाथ में होती है। लेकिन थॉमस हॉब्स हमेशा मोनार्क को डिफेंड करते हुए ये कहते हैं कि एक मोनार्क जो है उसे बेटर काउंसिल मिलती है, मतलब वो प्राइवेटली अपने सारे अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम एरिस्टोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक असेंबलीज में जाएं तो इन सभी का कुछ फायदा होता नहीं। अगर एग्जाम्पल लें डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी में अगर आज ऐसा होने लग जाए कि जो सारे सरकार के फैसले हैं वो एक प्राइवेटली यहाँ पर लिए जा रहे हैं और एनफोर्स किए जा रहे हैं, तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी हम क्यों उसे कहते हैं? क्योंकि जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी बिल पास किए जाते हैं, वो पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं, जहाँ पर लोगों के द्वारा चुने गए लोग उस पर डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, और उसकी प्रोसीडिंग्स भी आज हमारे पास लाइव अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस वजह से जो थॉमस हॉब्स है वो ये कहते हैं कि एक मोनार्क जो है वो एक बेटर पोजीशन में होता है, जहाँ पर उसे जो सही लगता है वो होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर कोई चीज़ मेजॉरिटी को पसंद नहीं आई तो वो कभी भी लागू नहीं हो सकती। वहीं एक मोनार्कल सॉवरन के बारे में बात करें तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट भी हो सकता है। और वहीं डेमोक्रेसी को देखें तो यहाँ पर अपने आप में एक पावर स्ट्रगल अंदर ही अंदर चलता रहता है, जिसकी वजह से कुछ लोग एक जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और पावर वहाँ पर गिर जाती है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी में सत्ता को खोने का भी जो डर है वो सबसे ज़्यादा बना रहता है। तो यहीं से जो थॉमस हॉब्स हैं वो मोनार्क को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। आगे बात करते हैं हम पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द सॉवरन। तो थॉमस हॉब्स का जो सॉवरन है, क्योंकि पहले हमने देख लिया है कि किस तरीके की अनलिमिटेड पावर और प्रिविलेजेस जो है वो उसके पास हैं, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एडवांटेज जो मिलता है सॉवरन को वो यही है कि उसकी सारी जो उसके अंडर काम करने वाली जनता है वो उसकी लॉयल्टी को कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकती। और हमेशा अगर उन्होंने क्वेश्चन करने की यहाँ पर साहस भी दिखाया तो उनको पनिशमेंट का थ्रेट रहता है। तो इसी की वजह से जो थॉमस हॉब्स का सॉवरन है वो हमेशा अनलिमिटेड पावर्स के साथ रूल करता है बिना किसी क्वेश्चनिंग के। उसके बाद इस पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की वजह से कि क्योंकि एक सॉवरन को हम कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते और ना ही हम उसकी लेजिटिमेसी को कभी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर कोई इंसान इसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत करता है तो उसे मॉरल लेवल पे अनजस्ट घोषित कर दिया जाता है और यहाँ उसे सज़ा भी मिल जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो सॉवरन जो है वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर कभी भी जो है वो यहाँ पर अकाउंटेबल नहीं रहता। मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं और जो सॉवरन है उनको कोई लेना देना नहीं है। जहाँ एक सॉवरन को लगता है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो अनजस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से नहीं चल रहे, तो उनको वो सज़ा भी दे सकता है। लेकिन उसको कोई भी सज़ा नहीं दे सकता, वो एक सुप्रीम लॉ मेकर है। वो एक ऐसी सॉल अथॉरिटी है, वो ऐसा एक इंसान है जो कि नेचुरल लॉ का इंटरप्रेट कर सकता है। और हेंस इसी वजह से जो सिविल लॉ है सॉवरन का, वो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ऑन एनी बेसिस। तो ये जो पावर एंड प्रिविलेजेस हैं वो एक सॉवरन के पास रहती हैं। उसके बाद अगर हम कुछ फिलोसफिकल डिबेट्स के बारे में बात करें तो थॉमस हॉब्स का जो सॉवरन है वो एक अल्टीमेट एजुकेटर है, जहाँ पर अगर कोई साइंटिफिक या फिर फिलोसफिकल डिबेट भी होती है तो वो डायरेक्टली एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट को चूज करता है, जहाँ पर वो उसके चुने हुए लोग बैठेंगे उस कमेटी में, और वही कमेटी डिटरमाइन करेगी कि किस तरीके के फिलोसफिकल एज वेल एज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल है। और यही से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके के लेजिटिमेट नॉलेज का सोर्स जो है वहाँ पर सॉवरन निकलने की कोशिश करता है। और क्योंकि हमारा जो सॉवरन है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो इसी वजह से जो यहाँ पर नॉलेज सिस्टम है वो भी यहाँ पर सॉवरन के हाथ में ही रहता है। वही डिसाइड करेगा कि उसके सब्जेक्ट्स का बिहेवियर कैसा है, कौन सी नॉलेज उन्हें जी जानी है। और जहाँ उसे लगा कि इन सब्जेक्ट्स का यानी अपने आम जनता जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रही हैं जिसकी वजह से उसकी डॉक्ट्रिन को सेंसर किया जा सकता है, यानी उसको किसी तरीके का चैलेंज किया जा सकता है, तो वो उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज को जो है वो सेंसर कर सकता है, उनको बैन कर सकता है। उसके बाद सॉवरन जिसको मन चाहे उसको रिवॉर्ड भी दे सकता है और वहीं किसी को पनिश भी कर सकता है। तो ये एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करता है जिसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, और ये एक हमेशा सुप्रीम लीडर की तरह ही काम करता है, नॉट ओनली इन इंटरनल अफेयर्स एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स।
अब हम बात करते हैं लिबर्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स की। तो थॉमस हॉब्स अपनी इस थियरी में लिबर्टी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि लिबर्टी एक ऐसा एबिलिटी है किसी को एक्ट करने का, जहाँ पर एक इंसान बिना किसी फिजिकल हिंड्रेंस के कोई भी कार्य अपने हिसाब से कर सकता है। जहाँ पर थॉमस हॉब्स, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फिजिकली हिंड्रेंस होनी चाहिए, तो थॉमस हॉब्स इस फिजिकल हिंड्रेंस को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं मेटेरियलिस्ट मैनर में, जहाँ वो ये कहते हैं कि अगर एक इंसान को हमने बेड़ियों से बांध कर रखा हुआ है या फिर वो जेल के अंदर है, बिहाइंड द बार्स है, तो इस केस में वो लिबरल नहीं है। लेकिन थॉमस हॉब्स की सॉवरेंटी की थियरी में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से लिबरल हैं, कोई उन्हें चैन से नहीं बांध रहा, जो उनका मन कर रहा है वो कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त ये है कि उस लिबर्टी को एक्सपीरियंस करते हुए वो किसी भी तरीके से सॉवरन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पर कहा जाता है। अब क्योंकि जो सॉवरन है वो कभी भी अपने सब्जेक्ट्स को फिजिकली हिंडर नहीं कर सकता, तो ये इसी वजह से जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो एब्सोल्यूट लिबर्टी को एंजॉय करते हैं। जहाँ थॉमस हॉब्स कंसीड करते हुए कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में और जो भी लॉज इम्पोज किए सॉवरन में वो आर्टिफिशियल चेंज है। मतलब यहाँ पर अब एक क्वेश्चन उठने लगता है कि भले ही हमें जो है वो चेंज में नहीं बांध रखा किसी ने, लेकिन सॉवरन ने जो हमें लॉज दिए हैं वो तो एक तरीके की चेन ही हुई ना। भले वो लिटरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, लेकिन वो हम पे एक दबाव डाल रही है, हमें एक जकड़ा हुआ है चैंस ने, जहाँ पर हम उसके लॉज के बियॉन्ड जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते। तो यहाँ एक क्वेश्चन को आंसर करते हुए जो थॉमस हॉब्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि क्योंकि लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए सॉवरन बना, और सॉवरन ने लॉज को इंटरप्रेट करके कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो ये किसी भी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पर थॉमस हॉब्स जो है वो ये कहते हैं कि क्योंकि सब्जेक्ट्स ने खुद से उसे चूज किया है, खुद से उन्हें कंसेंट दिया कि हमारे पास सॉवरेन पावर होनी चाहिए, तो इस आर्ग्यूमेंट को देते हुए जो थॉमस हॉब्स है वो ये कहते हैं कि कोई भी आर्टिफिशियल चेंज नहीं है, सॉवरेन आपके भले के लिए ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स ये आर्ग्यू करते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से, मतलब अपने कंसाइंस के हिसाब से तय किया कि हमें वो चेंज चाहिए, ताकि हम अपनी जो फ्रीडम है उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें और हमें किसी भी तरीके का कोई थ्रेट ना हो। तो यहीं से जो सॉवरन के ये क्वेश्चन उठते हैं कि वो आर्टिफिशियल चेंज हमारे ऊपर बांध के रखता है, वो यहाँ पर ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा लिबर्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन पे। तो थॉमस हॉब्स अनलिमिटेड पावर देता है अपने सॉवरन को, जहाँ पर वो किसी भी अपने सिटीजन को डिसेंट यानी विद्रोह या बदले की भावना और रेबल यानी विद्रोही हो गया, तो इसकी जो राइट है वो यहाँ पर थॉमस हॉब्स का सॉवरन जो है वो किसी को भी ग्रांट नहीं करता। लेकिन वो इस फैक्ट से यहाँ पर कहता है कि क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ प्रिजर्व करने का हक है, तो ये जो राइट है वो सॉवरन के सामने भी कोई इंसान सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इंसान को हक दिया है नेचर ने कि वो सेल्फ अपने आप को डिफेंड कर सके अगर उसकी ज़िंदगी पे बात आ रही है तो यहीं से जो एक पर्सन है उस पे किसी भी तरीके का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ वो सॉवरन की बात को भी मना कर सकता है। अगर सॉवरन कहे कि भाई तू अपने आप को चाकू मार ले, तो एक इंसान जो है वो उसकी बात को नहीं मान सकता, उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं है कि हाँ यार सॉवरन ने कह दिया चाकू मारने को, मैं मार लेता हूँ बैठ के। ऐसा नहीं है। वो अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करने का हक रखता है और यहाँ वो सॉवरन के बियॉन्ड भी जा सकता है। तो इवन इफ अगर इस सॉवरन ये कहता है कि एक इंडिविजुअल उसके लिए थ्रेट है, कॉमनवेल्थ की पीस के लिए थ्रेट है, अगर वो चाहता है कि उसे किल कर दिया जाए, तो जो किल करा जाने वाला पर्सन है उसके पास राइट आ जाता है अपने आप को डिफेंड करने का, और डिफेंड करने के लिए वो किसी भी तरीके का यूज कर सकता है, भले ही वो सॉवरन को ही क्यों ना मार दे। तो यहाँ जो राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन की बातें हैं वो यहाँ पर हमें समझ में आती हैं कि किस तरीके से सॉवरन के पास अनलिमिटेड पावर्स तो हैं, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे सिटीजन के पास हैं जो कि उसके सामने वो कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते, जो कि राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन में आते हैं। आगे बात करते हैं रिलीजन एंड सॉवरन के बारे में। तो थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि जो बिलीफ अगर कोई इंसान फॉलो करता है तो वो उसका एक प्राइवेट कंसेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो किसी भी तरीके से कंपेल्ड नहीं है बाय द सॉवरन कि हाँ भाई ये तू इस धर्म को फॉलो क्यों कर रहा है। इससे कोई भी इंडिविजुअल कंपेल नहीं हो सकता। लोग फ्री हैं अपने प्राइवेट अफेयर्स में धर्म को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से जो एक इंडिविजुअल है वो प्राइवेट अफेयर्स में
अपने सारे बिलीव्स को फॉलो कर सकता है। लेकिन हाउएवर सॉवरन ये कहता है कि जो रिलीजन जो है, अगर उसके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पब्लिकली एक्सरसाइज किए जाते हैं, तो उन एस्पेक्ट्स को सॉवरन के कंट्रोल के अंडर ही यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ से समझ सकते हैं, और यहीं पर जो हमारा पूरा यूनिट है वो भी खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।